बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब सलामत रहें। आज हम लोगों का लेक्चर टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन चैप्टर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था फार्मास्यूटिक्स 1 का, जिसमें हम आज बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशंस। बफर, अगर हम बफर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, बफर्स आर सॉल्यूशंस which can resist change in pH when acid or alkali is added। है, बफर का मतलब ये होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH की तब्दीली को रोकता है, या pH की तब्दीली में अगर कोई तब्दीली आ रही होती है, उसकी वैल्यूज़ में कोई तब्दीली आ रही होती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है कि मेंटेन रह सके pH। ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH को मेंटेन रखने में मदद देता है, उसे बफर कहते हैं। द बफर इज़ अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंजेस इन pH व्हेन एसिड एंड अल्कली इज़ एडिड। अगर उसमें कोई भी एसिड और अल्कली डाला जाए तो वो उसकी pH को मेंटेन रखने में मदद देता है और रेजिस्ट करता है कि उसमें कोई भी चेंज आए। अब अगर एसिड है या अल्कली, कोई भी चीज़ उसमें डाली गई है और और कोई सब्सटेंस रेजिस्ट कर रहा है उसकी pH को चेंज करने से, तो वो बफर कहला रहा होता है। कंपोजिशन ऑफ बफर अगर हम देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ बफर में है, बफर्स आर 2 टाइप्स। अमूमन बफर्स की 2 टाइप्स होती हैं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद देयर साल्ट, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स विद देयर साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और मिक्सचर ऑफ वीक बेस विद देयर साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर होगा वीक एसिड का और विद देयर साल्ट और विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि सेकंड के अंदर बी इसकी जो टाइप है उसमें है मिक्सचर ऑफ वीक बेस का विद देयर साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए फ्यू एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर्स, एसीटेट बफर्स, फॉस्फेट बफर्स, ये एग्जांपल्स हैं बफर्स की। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि बफर ऐसी चीज़ है, बफर सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि pH को तब्दील होने से या pH की चेंज होने के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रहा होता है, pH को के मेंटेन रखे हुए होता है। अब ये वीक एसिड हो सकते हैं या फिर बेसिस हो सकते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। इसकी 2 टाइप होती है अमूमन, mixture of weak acid with their salts with a strong base and mixture of weak base with their salts and strong acid। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मैं यहाँ पर, बाइकार्बोनेट, एसीटेट एंड फॉस्फेट बफर्स। देखिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस की। बफर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड और अ वीक बेस। क्या होगा, बफर सॉल्यूशन इज़ ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय अ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड and weak base with a salt that acid और base। ऐसे साल्ट के साथ जो कि एसिड होंगे या बेस होंगे मिलाया जाएगा उन्हें वीक एसिड एंड वीक बेस को, तो बफर सॉल्यूशन तैयार होता है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, वीक एसिड है, वीक एसिड मिलाए गए हैं, बफर एसिडिक बफर्स और साल्ट्स जो हैं यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में जब ऐड किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए अमोनिया है, ये साथ में इनका रिएक्शन दिखाया गया है और एक यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है कुछ एग्जांपल्स का। एसिटिक एसिड एसिड एंड बेस होगा, साल्ट इसमें होगा सोडियम एसीटेट। इसी तरह फॉस्फेरिक हो जाए पोटाशियम फॉस्फेट साल्ट होगा, ऑक्सैलिक एसिड एंड लिथियम ऑक्सिलेट साल्ट है, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट साल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बफर सॉल्यूशंस की। देन अगर हम मैकेनिज़्म देखते हैं, मैकेनिज़्म में क्या है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। एसिडिक कौन से हैं, दीज बफर्स मेंटेन pH इन एसिडिक रेंज। जो एसिडिक रेंज पे मेंटेन रखे हुए होते हैं pH को, उसे हम एसिडिक बफर कहेंगे। और बेसिक बफर्स वो होंगे जो बेसिक रेंज में pH को मेंटेन रखे हुए होंगे, वो बेसिक बफर्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं कि क्या मैकेनिज़्म शो करता है एक बफर। अब बफर पहले हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर बफर सॉल्यूशन डेट कैन रेजिस्ट pH चेंज, द एडिंग ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट
it is able to utilize small amount of added acid and base the maintain the pH of the solution relatively stable। वो किस तरह एक एसिड बेस सॉल्यूशन मेंटेन रखे हुए होता है pH, वो इस तरह के जब इसे डाला जाता है एसिड या बेस के साथ, तो ये pH के चेंज के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर लेता है स्मॉल अमाउंट एडिड टू एसिड एंड बेस, जिसमें डाल देते हैं उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और मेंटेन रखता है pH को सॉल्यूशन के अंदर। इसमें एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिखाई गई हैं बफर की, जो कि बफर यहाँ पे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एसीटेट बफर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। व्हेन हाइड्रोजन आयन इज एडिड टू अ बफर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन एडिड टू द बफर, तो होता क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट होता है यहाँ पर। व्हेन OH आयन अगर इसमें एडिट किया जाए टू बफर, द बफर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ H एंड OH आयन पॉसिबल इट कैन। तो बफर क्या काम करेगा, ये जो H और OH आयन हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और इनके खिलाफ जो चेंज आने वाली होगी pH को, उसके खिलाफ रेजिस्ट करेगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ उस वक्त एसिडिक होती है जब उसमें H आयन रिलीज़ होता है, H आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर ये उन आयन्स को ही एब्जॉर्ब कर लेगा या उनके इफेक्ट को कम कर देगा, देन उसकी pH भी चेंज होने से बच जाएगी। इसी तरह बेसिसिटी या अल्कलाइनिटी उस वक्त शो कर रही होती है अपनी चेंजिंग जब उसमें OH कंसनट्रेशन तब्दील हो रही होती है। यहाँ पे वो OH आयन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो रेजिस्ट करेगा pH की चेंज को। देन बफर कैपेसिटी क्या चीज़ है? द बफर कैपेसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ बफर। किसी भी बफर की स्ट्रेंथ को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द pH फ्लोइंग एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द pH, ये एबिलिटी है किसी भी चीज़ की कि वो कितना मेंटेन किए रखती है pH को, या pH की वेरिएशन को कितना मेंटेन किए रखती है। एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, जब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाला जाता है तो उस दौरान वो pH को की तब्दीली के ख़िलाफ़ कितना रेजिस्ट शो कर रही है। इसी स्ट्रेंथ को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट द ग्रेटर द कैपेसिटी टू रेजिस्ट अ pH चेंज। अगर किसी भी चीज़ के अंदर बफर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है pH चेंज के ख़िलाफ़। जबकि द क्लोजर द कंपोनेंट कंसनट्रेशन आर टू ईच अदर द ग्रेटर बफर कैपेसिटी। द क्लोजर द कंपोनेंट कंसनट्रेशन आर ईच अदर द ग्रेटर द बफर कैपेसिटी। अगर हम क्लोजर कर दें या कम कर देंगे द कंपोनेंट कंसनट्रेशन को, देन भी बफर कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। हाउ डू बफर्स वर्क, कैसे काम कर रहा होता है बफर्स? जैसे कि बफर नेचुरली तौर पे हमारे खून में भी मौजूद होते हैं, बाइकार्बोनेट्स हमारे खून में मौजूद होते हैं, वो बफरिंग का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हमारी लाइफ के अंदर जहाँ पे बफर्स काम करते हुए pH को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन किस तरह, उनका फिनोमेना क्या है, वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं कि वो pH को तब्दील होने से रोक देते हैं, उसके वेरिएशंस को रोक देते हैं। हाउ डू बफर्स वर्क, बफर किस तरह काम करेंगे? बफर वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एनी एडिड एसिड और बेस। वो क्या करते हैं, जैसे हमने कहा था कि अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाए तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, साल्ट और वाटर बना देते हैं। इसी तरह जो बफर्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट को अगर उसमें कोई बेस या एसिड डाला जाए। टू मेंटेन द मॉडरेट pH के लिए वो इनके असर को H आयन को और OH आयन को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, मेक देम टू वीक एसिड और वीक बेस के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बफर मेड अप ऑफ वीक बेस अमोनिया एंड इट इज़ कंजुगेटेड एसिड NH4 आयन। ये अगर बफर मेड अप ऑफ वीक बेस अमोनिया से बना हुआ है तो कंजुगेट करता है NH4 आयन। ये एक एग्जांपल दी गई है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लें, जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो लेते हैं, इज एडिड टू दिस बफर सिस्टम द एक्स्ट्रा जो H आयन है एडिड टू द सिस्टम एंड कंज्यूम बाय द NH3 टू फॉर्म NH4। क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा H आयन है उसको कंज्यूम कर लेगा और NH3 को चेंज कर देगा NH4 के अंदर, जिसकी वजह से उसकी pH चेंज होने से
जो है रुक जाएगी या रेजिस्ट करेगा पीएच, क्योंकि एच आयन रिलीज़ नहीं होगा। एच आयन रिलीज़ नहीं होगा तो उसकी एसिडिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एसिडिटी तो एच आयन की वजह से चेंज हो रही है ना। अगर एच आयन ही को वो कंज्यूम कर लेगा देन आप उस प्रोडक्ट की एसिडिटी चेंज होने से जो है रुक जाएगी। नाउ बिकॉज ऑल द एक्स्ट्रा एच आयन आर लॉक्ड, क्योंकि एक्स्ट्रा एच आयन को उसने इस्तेमाल कर लिया, ये लॉक्ड कर दिया है, एंड हैव फॉर्म्ड अ वीक एसिड, और उसे वीक एसिड में तब्दील कर दिया NH4 आयन जो यहाँ पे बनाया था। द pH ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से उस सिस्टम के अंदर या उस सोल्यूशन के अंदर pH की चेंज नहीं आएगी। सिमिलर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लेते हैं इज़ एडिड, वो पहले वाली एसिड की एग्जांपल थी, ये स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल। HCl जिसमें इस्तेमाल किया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल थी। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की ले रहे हैं, इससे पहले हमने एग्जांपल ली थी स्ट्रॉन्ग एसिड की। सिमिलर sodium hydroxide is added to this buffer system. The ammonium ion did not proton to the bases become ammonia and water thus neutralize the base without any significant pH. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में तो क्या होता है, अमोनिया आयन प्रोटॉन को डोनेट कर देता है टू द बेस बिकम अमोनिया एंड वाटर में तब्दील कर देता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है बेस को, जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं हो पाती, पीएच चेंज होने से रुक जाती है, क्योंकि उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट शो किया। ये होता है कि किस तरह पीएच को रेजिस्ट करने में बफर्स का काम क्या होता है, किस तरह वो रोकते हैं। इसी तरह आपकी बुक के अंदर एडिशन ऑफ एसिड या HCl का जिक्र है, एडिशन ऑफ बेस का जिक्र है। यहाँ पे हमने स्टडी किया है कि HCl का NH3 एंड NH4 का दरमियान के अंदर जो एक चेन चल रही है वो शो किया गया है, लेकिन आपके बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनसे आप हेल्प आउट कर ले सकते हो। वीक एसिड एंड वीक बेस किस तरह जो है रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, वो सारा आप स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शंस दिखाए गए हैं कि किस तरह एसिड्स और बफर ये दरमियान में, यहाँ पे ये बफर है, ये एड टू बेस, ये बेस एड टू बेस, अगर इधर हम दें तो ये एड एसिड H आयन हो रहा है। फिर ये एक रिएक्शन शो करता है न्यूट्रलाइज्ड होने के लिए और रेजिस्ट को वो करने के लिए। बफर इन डेली लाइफ, बफर्स इन डेली लाइफ, हमारी आम ज़िंदगी में बफर्स की क्या अहमियत है, या हम कहाँ उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि शैम्पूज़ में, शैम्पूज़ यूज़ बफर सोल्यूशन टू काउंटर द बेसिसिटी ऑफ सोप। सोप जो है अगर उसके हम pH चेक करते हैं तो वो बेसिक ये अल्कलाइन नेचर रख रही होती है, जबकि उसकी अल्कलाइनिटी को या बेसिक नेचर को कम करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं एज अ बफर सोल्यूशन। प्रिवेंटिंग द इरिटेशन ऑफ द स्किन, जो कि प्रिवेंट कर देता है इरिटेशन ऑफ स्किन को। शैम्पू अगर जब हम लगाते हैं तो वो सोप की जो बेसिसिटी या अल्कलिनिटी की वजह से इरिटेशन हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है। बेबी लोशंस यूज़ बफर सोल्यूशन, बेबी लोशंस भी बफर सोल्यूशंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे टू कीप द pH कांस्टेंट एट अ वैल्यू ऑफ 6, क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी pH जो है वो 6 होती है और उसको मेंटेन रखने के लिए एज अ बफर सोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिवेंटिंग द डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, pH क्यों हम मेंटेन रखे होते हैं, हम क्यों नहीं चाहते कि pH चेंज हो। बाद दफ़ा क्या होता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए, कि प्रोडक्ट स्टेबल रहे। अगर pH चेंज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ सकती है, हो सकता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए अगर वो उसकी pH चेंज हो, या फिर उसके जो फिज़िकली अपीयरेंस है उसमें तब्दीली आ जाए, उसका कलर चेंज हो, या फिर उसके वो 2 फेज़ में डिवाइड हो जाए, प्रेसिपिटेट बना ले, या सॉलिड अगर सोल्यूशन है तो वो आपस में क्लम्प करके सॉलिड फेज़ बना लें और लिक्विड फेज़ अलहदा हो जाए उसे। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग pH को मेंटेन किए हुए होते हैं। यहाँ पे किस लिए उन्होंने बेबुलेशन का जिक्र किया है, वो कहते हैं कि pH 6 तक मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया से ग्रोथ से बचने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ से बचने के लिए। द बेबी व्हेन अप्लाइड बेबी लोशन टू हिज हार्श रिलीव टू हिज रैश रिलीव इट रादर टू क्विक, दिस इज़ बिकॉज द बेबी लोशन इज़ बफर टू द स्लाइटली एसिडिक pH ऑफ 6। और फिर इसके अलावा जब
रेशेस पे लगाया जाता है उसको तो रिलीफ पहुंचा रहा होता है, इसलिए भी pH 6 तक मेंटेन रखा जाता है, विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन। ये वो pH है जिसके अंदर वो इनहेबिट कर रहा होता है, रोक रहा होता है बैक्टीरियल ग्रोथ को के और या पैथोजन को, कोई भी नुकसानदेह बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स जो उसके उस बॉडी पर ग्रो ना कर सकें, इसलिए उसकी pH को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहता है। इसी तरह इन फूड इंडस्ट्रीज़ में भी बफर्स यूज़ होते हैं। बफर्स आर आल्सो बी यूज्ड इन फूड टू मेंटेन द एसिडिटी एंड फूड टू ऑर्डर टू प्रिजर्व द फ्लेवर एंड अपीयरेंस इन फूड। बफर्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं? एसिडिटी को मेंटेन रखे हुए होते हैं और प्रिजर्व कर रहे होते हैं। क्या चीज़ प्रिजर्व कर रहे होते हैं? फ्लेवर को एंड अपीयरेंस ऑफ फूड, मीन्स फिजिकली प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और साथ में फ्लेवर को भी कर रहे होते हैं। इसी तरह बफर मेंटेन द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ फूड। इसी तरह ये जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है माइक्रोब से बचाकर, अगर बफर ऐड किया जाता है तो pH को मेंटेन रखते हुए। स्पेशलाइज्ड बफर्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सटेंसिवली इन फूड इंडस्ट्रीज। फूड एडिटिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दीज एडिटिव्स आर यूजुअली वीक एसिड एंड रिस्पॉन्स टू साल्ट ऑलरेडी नेचुरलाइज प्रेजेंट इन सेम फूड। एग्जाम्पल्स में क्या? सिट्रेट एडिटिव्स। सिट्रेट एडिटिव्स आर वाइडली यूज एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट पे सिट्रेट एसिड एडिटिव जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है एंड बफर इफेक्ट भी साथ साथ शो कर रहा होता है। Having a range of application, they are all capable to reducing the chemical reactions and causes the decolorization of fruit। ऐसे रिएक्शन जो कि फूड के कलर को नुकसान पहुंचा रहे हों या उसको डीकलराइज कर रहे हों फ्रूट को, उस रिएक्शंस को कम करने के लिए बफर इस्तेमाल होता है यहाँ पे। सो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इस केमिकल एडिटिव टू चॉइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट। इसीलिए सिट्रेट एडिटिव यूज़ किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम कर रहा है और बफरिंग के तौर पे भी काम कर रहा है। फिर पोटाशियम सिट्रेट की तरफ आ जाते हैं। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और बफर भी है। ये इस्तेमाल होता है फूड के प्रोडक्ट्स में। फूड प्रोडक्ट्स में क्यों इस्तेमाल होता है एंड ऑक्सीडेंट के तौर पर? क्योंकि केक एंड बिस्किट एंड चीज़ एंड जैम यहाँ पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकेगा, दूसरा उसको स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। तो इस तरह डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं बफर सॉल्यूशंस को। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बफर्ड एस्प्रीन हैज़ अ बफरिंग एजेंट। जो एस्प्रीन है या डिस्प्रीन की जो टैबलेट होती है वो भी बफरिंग एजेंट रखती है, सच एज मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें मौजूद होता है। डेट विल बी मेंटेन द pH ऑफ द एस्प्रीन, जो कि एस्प्रीन के pH को मेंटेन रखे हुए होता है। इट पासिस थ्रू द पेशेंट्स स्टमक, क्योंकि स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे HCl मौजूद है और एस्प्रीन भी एसिडिक नेचर रख रही होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन को मेंटेन रखनी है या ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन हासिल करने के लिए उसके pH को कंट्रोल रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है, जो कि काम कर रहा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके अंदर और एज अ बफर एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है ये। बफरिंग एजेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन एंटासिड टैबलेट। एंटासिड टैबलेट के अंदर भी बफरिंग एजेंट है। एंटासिड टैबलेट में भी बफरिंग एजेंट्स जो है इस्तेमाल होते हैं, विच इज़ मेनली यूज टू लोअर द एसिडिटी इन स्टमक, जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए स्टमक में मदद दे रहे होते हैं। उसके बाद है मोनोपोटासियम फॉस्फेट इज़ अ बफर। ये बफरिंग एजेंट है विद अ मिडली एसिडिक रिएक्शन विच यूज इन फर्टिलाइज़र। ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है? ये फर्टिलाइज़र के तौर पे, फर्टिलाइज़र कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है विद अ यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट। इट मिनिमाइज द pH फ्लक्चुएशन डेट कैन काज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती है, फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बफर सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है या बफरिंग फिनोमिनाज इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फर्दर एप्लीकेशन या अदर एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, देन एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन pH। मैंने कहा था कि एंजाइम जो है ख़ास pH के ऊपर अपना वर्क करती हैं, एक्टिविटी करती हैं, जैसे हमने पिप्सिन की एग्जांपल ली थी। इसी तरह एंजाइम जो है कि एक्टिविटी pH पर डिपेंड कर रही होती है, तो ड्यूरिंग ऐसे भी हमें उनकी एक्टिविटी मेंटेन रखनी होती है, तो हम लोग बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बफर सॉल्यूशंस आर एडिड बिफोर फर्मेंटेशन बिगन। जब फर्मेंटेशन का अमल हम करवा रहे होते हैं तो उससे पहले बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस प्रिवेंट द सॉल्यूशन बिकम टू एसिडिक एंड स्पॉइल द प्रोडक्ट। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि
प्रिवेंट कर सकें सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से। और प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा एनवायरनमेंट तो प्रोडक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि बफर सॉल्यूशन फर्मेंटेशन के दौरान या बिफोर फर्मेंटेशन बिगन्स उसमें ऐड किए जाएं ताकि वो मेंटेन रख सके, प्रिजर्व रख सके उस प्रोडक्ट को जिसमें मौजूद है। हो सकता है अगर उसकी एसिडिटी बढ़ी या उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो वो जो प्रोडक्ट उसमें मौजूद है जहाँ पे फर्मेंटेशन का इफ़ेक्ट हो रहा है वो उसको ख़राब कर सकती है। बाकी आगे है बफर इज़ यूज्ड इन कैलिब्रेट पीएच मीटर। बफर सॉल्यूशन एक और जगह भी इस्तेमाल हो रहा होता है, वो है जब हम पीएच मीटर यूज़ कर रहे होते हैं, कैलिब्रेट कर रहे होते हैं पीएच मीटर, उधर भी बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। इसके अलावा बफर्स आर आल्सो भी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस और बहुत सी रिएक्शन में बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं। असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बफ़र्स के बारे में बता दूं। हमारे खून के अंदर भी बफ़र्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने में मदद दे रहे होते हैं। हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज़ में, ब्लड प्रॉपर्टीज़ में, कि हीमोग्लोबिन जो है वो एज अ बफरिंग एजेंट काम कर रहा होता है और ब्लड की जो पीएच उसको मेंटेन रखने में मदद दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट बफ़र्स मौजूद होते हैं। ये बाइकार्बोनेट्स मेंटेन रखे होते हैं पीएच, और ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.5 तक की रेंज में। इसके अलावा जो है केमिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग्स में, डिफरेंट ड्रग्स को मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करने में या उनकी जो है क्वालिटी एश्योरेंस में जिस टेस्ट हो रहे होते हैं उधर भी बफर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पीएच की कैलिब्रेट, जैसे मैंने बताया पीएच मीटर में को कैलिब्रेट किया, जब हम पीएच मालूम कर रहे होते हैं उस वक्त बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये फूड इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जो है कुछ सर्जिकल सॉल्यूशंस हैं, क्लोरिनेटेड सोडा, कुछ सर्जिकल सॉल्यूशंस हैं, वहाँ पे बफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इंजेक्शंस की पीएच को मेंटेन रखने में बफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कुछ आई ड्रॉप्स हो गए या एयर ड्रॉप्स हो गए, ये भी यहाँ इन डोजेज फॉर्म्स में भी बफर सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। क्योंकि इन जो आई ड्रॉप्स हैं या फिर डिफरेंट किस्म के ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, इनकी पीएच वही रखी जाती है जो कि आपकी बॉडी की नेचुरल पीएच होती है उस जगह पर। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारी आम लाइफ के अंदर भी, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, जैसे हम आम लाइफ में शैम्पूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेबी लोशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे भी बफर सॉल्यूशन ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी जो स्पेसिफिक पीएच है, कोई भी स्पेसिफिक पीएच हो सकती है, हो सकता है वो एसिडिक नेचर की स्पेसिफिक पीएच हो सकता है वो बेसिक नेचर की हो, लेकिन उनकी उस पीएच को मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जब तक प्रोडक्ट के बनने से लेकर जब तक वो इस्तेमाल में आए उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रह सके, उसकी फ़िज़िकली स्टेबिलिटी भी बरकरार रह सके, साथ के साथ उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, इसलिए भी उसकी पीएच को मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है। देन वहाँ पर भी बफर्स उसमें ऐड किए जाते हैं प्रोडक्ट्स में ताकि ड्यूरिंग पैकिंग वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। अगर पीएच उसकी चेंज हो गई देन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, कलर, फ्रेगनेंस, अपीयरेंस या फिर उसकी प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया ग्रो कर गए तो वो प्रॉपर्टी पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इन तमाम पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए बफर्स को डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोगों ने स्टडी क्या किया है बफर्स के बारे में। बफर क्या है? बफर इज़ अ सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन इज़ वन that tends to resist in change of pH with small amount of acid and alkali are added to it। है ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच को मेंटेन रखने में या पीएच की चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रहा होता है और पीएच को मेंटेन रखे हुए होता है, इसको हम बफर कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट्स और वीक बेस एंड इट्स साल्ट्स। या तो वीक एसिड होगा और उसके साल्ट्स पर मुश्तमिल होगा या फिर वीक बेस होगा और उसके साल्ट्स पर मुश्तमिल होगा। अब इसके हमें दो टाइप्स से बनी, एसिडिक बफर्स भी होते हैं और बेसिक बफर्स भी होते हैं। देन एसिड कैपेसिटी क्या है कि वो स्ट्रेंथ क्या है जिसके तहत वो इस पीएच चेंज को मेंटेन रखे हुए होता है, उसका हम एसिड बफर कैपेसिटी कह सकते हैं।
काम किस तरह कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। अगर एच आइन है तो उसके इफेक्ट को ये उसे लॉक डाउन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और पीएच मेंटेन रहती है। या एच आइन अगर मौजूद है तो उसको लॉक कर रहा होता है, उसे न्यूट्रलाइज्ड इफेक्ट कर रहा होता है, जिससे पीएच मेंटेन रहती है। एप्लीकेशंस में क्या है, इंजेक्शंस में, आई ड्रॉप्स में, मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म्स में, ड्रग डिस्कवरीज़ में एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं इनमें इसकी, जहाँ पे बफर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, आपकी असाइनमेंट क्या है आपकी, व्हाट यू नो अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, आप राइट डाउन करोगे अपने लेक्चर नोटबुक पर। एप्लीकेशंस क्या है, मैंने बहुत से एप्लीकेशन का जिक्र कर लिया है, आप अपने बुकलेट से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हाउ बफर रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आपकी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिसमें शो हो रहा है ये पीएच जो है रेजिस्ट कर रही है। मतलब एक इक्वेशंस टाइप चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीकर में दिखाया गया HCl दिखाया गया है, देन उसका रिएक्शन शो होता हुआ दिखाया गया है, और यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं। आप जब बुक को रीड आउट करोगे, लेक्चर को रीड आउट करोगे और साथ साथ उसे राइट डाउन भी करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन आपको ये तो क्लियर हो गया कि बफर क्या चीज़ होती है, ऐसा सोल्यूशन जो कि पीएच को मेंटेन रखने में मदद देता है, या फिर हम लिख सकते हैं जो कि रेजिस्ट करता है पीएच की चेंज के ख़िलाफ़। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, ताकि पीएच मेंटेन रह सके और उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी मेंटेन रह सके और उनमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो सके, स्टेबिलिटी बरकरार रहे किसी भी प्रोडक्ट की, उन जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसे लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें मेमोराइज्ड हो जाएं और क्लियर भी हो जाए। साथ में हम जो है इसी चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेक्चर। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।